देवरानी जेठानी थी। सीमा के पति का अपना बिजनेस था जो ईश्वर की कृपा से अच्छा फल फूल रहा था। वहीं दूसरी ओर सुधी का पति किशोर प्राइवेट नौकरी करता था। यूँ तो किशोर भी ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन बड़े भाई की तुलना में उसका पलड़ा हमेशा हल्का रहता था। सीमा और सुधी दोनों की एक एक बेटी थी। सीमा की बेटी का नाम था परिधि और सुधी की बेटी का नाम था रिद्धि। एक दिन, छोटी, दोनों बेटियों का जन्मदिन आने वाला है। देख, मैंने ये ड्रेस पसंद की है दोनों के लिए। बता तो जरा कैसी लग रही है? जीजी, ये ड्रेस तो बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। अरे आप क्यों इतना खर्च करती हैं? अरे तू चुप कर, ये बजट का पार्ट ना मुझे मत पढ़ाया कर। और जब बात दोनों बच्चों की हो ना, तो मैं ये भेदभाव नहीं कर सकती कि अपनी परिधि के लिए महंगे कपड़े खरीदूं और रिद्धि के लिए सस्ते। अरे दोनों ही मेरी बच्चियां हैं, अब मैं अपने बच्चों में फ़र्क करूंगी क्या? अरे जीजी, यही तो बड़प्पन है आपका। लेकिन इतनी महंगी ड्रेस दिलवाने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तू चुपचाप ड्रेस पसंद करेगी या फिर मैं अपने हिसाब से मंगा लूं? फिर मत कहना कि जीजी ने एक बार भी मेरी राय नहीं ली। सीमा और सुधी दोनों ही रिद्धि और परिधि से बहुत प्यार करती थी। दोनों के व्यवहार से ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था कि उनके मन में सगी या सौतेली वाली कोई भी भावना है। अरे छोटी, आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मुझे पता है ये खबर सुनकर तू ना खुशी से झूम उठेगी। ऐसी भी क्या खबर है? जल्दी सुनाओ ना, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। मेरी रामपुर वाली काकी याद है ना तुझे, जिनकी पोती की शादी में मैं परिधि को लेकर गई थी? उस शादी में काका के जानने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। काका ने मिलवाया भी था। कल रात को काकी का फोन आया था, कह रही थी उस दिन जो शादी में लड़का मिला था उसका नाम पारस है। जिस दिन से परिधि को देखा है जिद किए बैठा है कि शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो नहीं करेगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर बिटिया को लड़का पसंद हो तो हम बात चलाएं, लेकिन एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि खानदान वाकई बहुत अच्छा और पैसे वाला है। अगर वहाँ शादी होगी ना, सोने से तौल कर रखेंगे बिटिया को। पता नहीं परिधि को ये रिश्ता पसंद आएगा या नहीं, लेकिन हमने तो जब से ये खबर सुनी है ना छोटी, हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए, इससे अधिक माँ बाप को क्या चाहिए? हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बेटी के माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी बेटी के लिए तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया महलों में राज करे। लेकिन सबकी ऐसी किस्मत कहाँ होती है। घर के बड़े अपनी तरफ से रिश्ते की बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भला हो ये नए ज़माने की टेक्नोलॉजी का। घर वालों की रजामंदी होने से पहले ही पारस ने सोशल मीडिया पर परिधि से संपर्क कर लिया था और दोनों की बातें भी शुरू हो गई थी। अरेंज मैरिज से शुरू हुआ ये सिलसिला कब लव मैरिज की ओर बढ़ गया, परिधि और पारस को पता भी नहीं चला। देख छोटी, आज परिधि के ससुराल वाले आ रहे हैं, हमें ना कोई कमी नहीं छोड़नी उनके स्वागत में। अरे जीजी, अभी रिश्ता पक्का कहाँ हुआ है? अभी से ससुराल वाली क्यों कह रही है? ऐसा कहिए कि आज परिधि के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी ये बात तो सभी जानते हैं कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। समझ गई ना? दोनों देवरानी जेठानी हंसते मुस्कुराते दौड़ती भागती मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और उनके सामने परिधि को दिखाने का औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देखिए बहन जी, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपकी बेटी खरा सोना है। अरे भैया, आपके सोने की चमक तो हमें वहाँ इतनी दूर बिलासपुर में भी दिखाई पड़ रही थी, तभी तो हम दौड़े चले आए आपकी बिटिया से मिलने। ये तो आप लोगों की नज़र की बात है कि आपने मेरी बिटिया को सोना समझा। दोनों बच्चे इस रिश्ते से खुश हैं, इससे ज़्यादा और माँ बाप को क्या चाहिए। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद पारस और परिधि के रिश्ते पर मोहर लग जाती है। बहन जी, रिश्ता तो बच्चों का जुड़ ही गया है। हम तो कहते हैं लगे हाथ रोके की रस्म कर देते हैं, उसके बाद सीधा सगाई की तैयारी करेंगे। बाकी कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा आप लोगों को उचित लगे। जी बहन जी, हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, बस चूंकि हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है इसलिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोग भी लंबा सफ़र करके आए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक हम जो भी थोड़ा बहुत हो सके इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर सीमा और सुधी जल्दी जल्दी रोके की तैयारी में लग जाती हैं। अरे दीदी, इतने बड़े लोग हैं, अब ऐसे फल और मिठाई से रोका नहीं हो पाएगा। आप ना एक सोने का सिक्का मंगवा लीजिए, 10 किलो मिठाई और घर के सभी सदस्यों के कपड़े, और हाँ, दामाद जी की कम से कम 5 जोड़ी मंगवाना। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी, एक नहीं 5 सोने के सिक्के मंगा लेते हैं, एक ही तो दामाद है हमारा। सच्ची तू रहती है ना तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, कितनी सहजता से सब संभाल लेती है। रोकी का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। ठीक है किशोर, ऐसा करो तुम जल्दी से बाजार जाकर सब सामान लेकर आओ, तब तक हम थोड़ी हॉल की सजावट करवा देते हैं। 3 घंटे बाद रस्म है, अब इन 3 घंटों में जो हो पाए वही ठीक है।
सीमा और सुधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि शादी का ये पहला फंक्शन किसी भी मायने में सूना ना लगे। किसी तरह दौड़ते भागते 3 घंटे में सारी तैयारियां पूरी होती हैं और पारस और परिधि रोका सेरेमनी के लिए जाकर सोफे पर बैठते हैं। आओ छोटी, दामाद जी को अपने हाथ से फल, मिठाइयां और सोने का सिक्का दो। अरे जीजी, लेकिन मैं क्यों, आप करिए ना। अरे तू भी तो इसकी माँ ही है ना, मुझसे ज्यादा तुझे इसकी चिंता रहती है। सच बताए तो ये जितनी भी व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं ना, सब इसी की हुई है। इसलिए दामाद जी का रोका करने का पहला अधिकार भी तुम्हारा ही है। अब तुम शर्माओ मत, यहाँ आकर माँ होने का फर्ज निभाओ। वाह बहन जी वाह, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी गदगद हो गया। सच्ची, देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े के किस्से तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन ऐसा प्यार पहली बार देख रहे हैं। और हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हम ऐसे परिवार से लड़की लेकर जा रहे हैं जिसने अपने परिवार में इतना अच्छा माहौल देखा है। आप निश्चिंत रहिए बहन जी, हमारी परिधि ना लाखों में एक है। एक नहीं, 2 माँओं की परवरिश मिली है उसे। हमारी बिटिया गुणों की पूरी खान है। आपके पूरे परिवार को अपने अच्छे व्यवहार से जोड़ कर रखेगी ये। रोका की रस्म तो पूरी हो गई, अब आज से परिधि बिटिया हमारी हुई। बस कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं आप लोगों को बिटिया की सगाई और शादी की तैयारी के लिए। उसके बाद तो हम ढोल बाजे के साथ आएंगे और अपनी अमानत को आपके घर से अपने घर ले जाएंगे। और वैसे भी भाई हमारा लड़का उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं। क्यों भाई, हमने कोई झूठ कहा क्या? जल्दी ही परिधि और पारस की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सगाई के 2 दिन बाद, बहन जी आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में कई उल्टी सुल्टी बातें बताई गई। माना कि हम उन बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी ना आपको सावधान कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि पारस और परिधि की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? अरे हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, जितना संभव हो सबकी मदद ही करते हैं। और रही बात मेरी बिटिया परिधि की, तो वो तो इतनी गुणी और सुशील है कि उसके बारे में गलत बात करने वाले की जबान कटकर खुद गिर जाएगी। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस फोन कॉल पर कौन था और उसने मेरी बिटिया के बारे में क्या कहा। बहन जी किसी औरत का फोन था, कोई बुजुर्ग महिला लगती थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती हो तो उस घर से रिश्ता तोड़ दो। वो लड़की 1 नंबर की आवारा और चरित्रहीन है। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे जिसने मेरी बेटी के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें की। आप मेरा यकीन करिए बहन जी, मेरी बच्ची में कोई दोष नहीं है। हम समझते हैं बहन जी, और परिधि अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी होने वाली बहू भी है। हम तो खुद चिंतित है कि आखिर कौन है ऐसा जो हमारी होने वाली बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालना चाहता है। बहन जी किस नंबर से कॉल आया था, आप हमें दीजिए, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अरे इसी बात का तो रोना है ना, किसी पीसीओ से फोन आया था। समधन की बात सुनकर सीमा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। अचानक से उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था और वो घबराते हुए धम से कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे जीजी, जीजी क्या हो गया, ऐसे अचानक से घबरा क्यों गई आप? छोटी, समधन जी का फोन आया था, कह रही थी उनके पास किसी अजनबी नंबर से फोन आया जिसने हमारे बिटिया के बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें की। मेरा तो सर चकरा रहा है, आखिर ऐसा कौन हो सकता है और हमारी बिटिया की किसी के साथ क्या दुश्मनी। वो तो हमारी समधन इतनी समझदार है, कह रही थी बिटिया के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचेंगे। आप चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी मैं तो माँ हूं ना छोटी, मेरा दिल तो घबराता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। अरे जीजी शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप पहले ठंडा पानी पीजिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। 2 दिन बाद
सीमा जी, आज तो हद ही हो गई। पिछली बार के फोन कॉल से हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो आज कोई हमारे घर में एक चिट्ठी डाल कर गया है। उस लिफाफे में चिट्ठी के अलावा कई सारे फोटोग्राफ भी थे। जब हमने खोलकर देखे तो परिधि के गंदे फोटोज थे। उन गंदी तस्वीरों को देख तो हमारा कलेजा भी धक से रह गया था। कोई और लड़का होता ना तो शायद इन तस्वीरों को देखकर रिश्ता तोड़ देता, लेकिन मेरा पारस कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता माँ कि मेरी परिधि ऐसा कर सकती है। मैं अभी इन फोटोग्राफ की जांच करवाता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये फोटो असली है या नकली। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है माँ, किसी के भी फोटो पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता है, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊं। पारस ने जांच करवाई तो पाया कि वो फोटोग्राफ वाकई नकली थे। किसी ने कंप्यूटर से परिधि की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें बनाया था, और उन तस्वीरों के साथ जो लेटर आया था उसमें भी परिधि के बारे में बहुत सी अनाप शनाप और गलत बातें लिखी हुई थी, जिनके बारे में तो आप ना ही जानो तो बेहतर होगा। मैं नहीं जानती कौन मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। अरे पता नहीं क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने किसी का। शादी में बस 10 दिन बचे और न जाने कौन है जो ये सब कर रहा है। अब तो बस राम जी किसी तरह ये शादी पार कर दे। अरे रुकिए रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ये बताइए, पिछली बार उस फोन कॉल के बारे में आपने किस किस को बताया था? किसी बाहर वाले को तो नहीं बताया समधन जी, बस हम परिवार के लोगों को ही पता है इस बारे में। और किसी के साथ तो ऐसी बातें जिक्र करने का मतलब अपने परिवार की बदनामी करना ही हुआ ना। तो फिर उस ब्लैकमेलर को कैसे पता चला कि हम उसके फोन कॉल को सच नहीं मान रहे? उसने लेटर में लिखा है कि पिछली बार उसकी बताई हुई बातों पर हमने यकीन नहीं किया, इसलिए वो सबूत भी भेज रहा है। अब आप ये सोचिए, ऐसा कौन है जिसको पता था कि हमें परिधि पर यकीन है और हम उस फोन कॉल पर यकीन नहीं करेंगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बहन जी, ऐसा कौन हो सकता है? आप मेरी एक बात मानिए, मेरी और आपकी कुछ भी बात हुई है, ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा, यहाँ तक कि परिधि के पिताजी को भी नहीं। पता तो चले आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। ठीक है बहन जी, जैसा आप उचित समझे। मैं वादा करती हूँ कि आपकी और मेरी बातचीत के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करूँगी। फ़ोन रखने के बाद मैंने तो उस फ़ोन कॉल के बारे में सिर्फ किशोर, सुधी, रिद्धि और परिधि के पापा को बताया था। ये सभी तो मेरे अपने हैं, फिर कौन हो सकता है? कहीं रिद्धि तो ये सब नहीं कर रही? बहन के बड़े घर में शादी हो रही है, हो सकता है उसे परेशानी हो रही हो। सीमा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। परिधि, तुम जानती भी हो, हमारा रिश्ता तोड़वाने के लिए तुम्हारे ही घर का एक सदस्य एडी चोटी का जोर लगा रहा है। वो बस ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। कैसी बात कर रहे हो तुम पारस? मेरे परिवार में ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरी शादी तुमसे हो? तुम जानते भी हो मेरे घर में सब लोग मेरी शादी से कितने खुश हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ परिधि, कुछ सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम्हारे लेकिन 35 सालों का लंबा साथ है हमारा। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं सुधी। सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं, ये जो गुलाबी लेटर पैड है ना, इसे भी बहुत अच्छी तरह पहचानती हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी 25वीं एनिवर्सरी पर ये मैंने ही तो तुझे गिफ्ट में दिया था। मुझे माफ कर दो जीजी, ईर्ष्या ने अंधा कर दिया था मुझे। बस किसी भी तरह ये रिश्ता तोड़वाना चाहती थी मैं। जिस दिन से रिश्ता हुआ है, आप लोग पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। इतना धन प्रदर्शन सिर्फ इसलिए ना कि बड़े घर में आपकी बेटी का रिश्ता हुआ है। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी देवरानी के दिल पर क्या बीती होगी आपको ऐसे पैसा बहाते देखकर? इस तरह तो सारे अच्छे रिश्ते बस बड़े घर की लड़कियों को ही मिलेंगे। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो इतना खर्च नहीं कर सकते, उन्हें अच्छे घर में अपनी बेटी ब्याहने का कोई हक नहीं। आपकी ये लाखों की शादी देखने के बाद कैसे मिलेगा मेरी बच्ची के लिए अच्छा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी 50 लाख शादी में खर्च करें। बस अपनी बच्ची की भलाई के लिए ही मैंने वो सब किया। हालांकि छोटी ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन उसके प्रश्न भी गलत नहीं थे। शादियों में पानी की तरह बहता पैसा क्या मिडिल क्लास की कमर नहीं तोड़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। रघुपुर गांव में रहने वाले वैद्य रत्नों के 2 बेटे थे, कलुआ, बिलुआ। वो दोनों सिर्फ पिता के पैसों पर ही ऐश करते थे।
रत्नू के बारे में मशहूर था कि वो पशु पक्षियों से बातें कर सकता है। एक बार गांव के मंगलू का गधा खो गया। वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरा गधा कहीं चला गया है। आप तो पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, जरा पता लगा कर बताइए मेरा गधा कहाँ है। रत्नू ने पेड़ पर बैठे कौवे को देखा और उसकी आवाज में पूछा, कौवे, तुमने कहीं मंगलू के गधे को देखा है? जरा एक उड़ान भरो और उसके गधे का पता लगाओ। मैं ऐसा तभी करूंगा जब उसके बदले में तुम मुझे खीर दोगे, वरना भूल जाओ। रत्नू ने कौवे से खीर देने का वादा किया और 2 ही मिनट में वो उड़ान भरकर वापस आ गया और बोला कि उसे गधा मिल गया। मंगलू का गधा जंगल में बने गड्ढे में गिर गया है, आप लोग जाकर उसे निकाल लीजिए। लो मंगलू, मिल गया तुम्हारा गधा। वह जंगल में बने गड्ढे में गिरा हुआ है, उसे निकालो, लेकिन बदले में तुम्हें इस कौवे को खीर खिलानी होगी। मंगलू खुशी खुशी कौवे को खीर खिलाने को तैयार हो गया और अपने गधे को जंगल के गड्ढे से निकालकर बाहर ले आया। इसी तरह रत्नू पूरे गांव वालों की मदद करता रहता था। एक बार रत्नू अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ रत्नू, तुम तो हर समय सबकी सहायता करते हो, आज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्या बताऊं, मैंने अपनी पूरे जीवन में बहुत मेहनत करी और बहुत नाम भी कमाया। मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल निखट्टू हैं। एक कोई काम नहीं करना चाहता और दूसरा बहुत लालची है। मुझे समझ में नहीं आता उनके जीवन का क्या होगा। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम अपने दोनों बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं लेते? ऐसा करने से उनको सबक भी मिलेगा और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम भी मुझे बताओ क्या किया जा सकता है? तुम अपने बच्चों से कहो तुम्हें कोई भयानक रोग हो गया है, अब तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम अपनी जायदाद को बांटना नहीं चाहते, तुम पूरी जायदाद उसे देना चाहते हो जो उसके लायक है और उसे बढ़ा सकता है, वरना सारा पैसा किसी मंदिर में दान कर दोगे। चिड़िया की बात सुनकर रत्नू ने ऐसा ही किया और अपने दोनों बच्चों को बुलाकर बोला, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों ने अपने आगे के जीवन के लिए क्या सोचा है? पिताजी, आपके पास इतनी संपत्ति है, हम क्या, हमारे आने वाले बच्चों के भी बच्चे बैठकर खा सकते हैं। बेटा, रखा हुआ धन ज्यादा दिन नहीं चलता, उसे किसी न किसी तरह से बढ़ाना ही पड़ता है। आप ही बताइए पिताजी, हम क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में से उसको दूं जो इस लायक हो, वरना मैं सारी जायदाद को मंदिर में बांट दूंगा। ठीक है पिताजी। अगर आपने ऐसा ही सोच लिया है तो यह भी जरूर सोच रखा होगा कि आप हमसे कौन सा काम कराना चाहते हैं। मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। देखो, जब मैं इस गांव में आया था, मेरे पिता ने मुझे 15 मुर्गियां दी थी और कहा था अपना जीवन खुद बनाओ। मैं भी ऐसा ही करूंगा और इसके लिए तुम दोनों को 15-15 मुर्गियां दूंगा। अब इन मुर्गियों में से तुम एक बड़ी जायदाद कैसे बनाते हो, ये तुम्हें सोचना है। यह क्या पिताजी, हम मुर्गी पालन का काम करेंगे? आज तक तो हम मुर्गियों को खाया करते थे। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देते? मैंने तुम लोगों के लिए यही काम चुना है और तुम्हें यही करना होगा। जैसे इस काम को करने में आपत्ति है, वह इस घर से बाहर जा सकता है। रत्नू अपने बेटों को मुर्गियां देकर घर से रवाना कर देता है। कलुआ बिलुआ दुखी मन से अपने हिस्से की मुर्गियां ले चले जाते हैं। हे भगवान, किसने सोचा था कि हमें अपना सारा जीवन मुर्गियों की सेवा में ही लगाना है।
बड़ी भूख लगी है। सबसे पहले इनमें से एक मुर्गी को बनाकर खा लेता हूँ, आगे का देखा जाएगा। कलुआ एक मुर्गी को पकाकर खाना खाकर सो जाता है, लेकिन अपनी मुर्गियों को दाना देना भूल जाता है और उसकी मुर्गियाँ पूरी रात भूखी रहती हैं। अगली सुबह कलुआ देर तक सोता है। कलुआ उठ जा, तेरी मुर्गियों ने शोर मचाकर मेरे कान खराब कर दिए हैं। तू उन्हें कुछ दाना पानी दे दे। ठीक है भाई, देता हूँ दाना। तुम मेरी मुर्गियों की तरफ ध्यान ना दो, अपना काम करो। पूरी रात भूखे होने की वजह से मुर्गियाँ बहुत जल्दी जल्दी दाना खाने लगती हैं। ये देखकर कलुआ बड़बड़ करता है। हे भगवान, कितने जन्मों की भूखी है। अगर ये इस तरह से दाना खाएंगी तो पूरे महीने का दाना एक ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें खाकर इनकी संख्या कम कर दूं तो दाना भी कम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जायदाद के लालच में बिलुआ अपनी मुर्गियों को समय समय पर दाना पानी देता है। जल्दी ही मुर्गियां रोज अंडे देना शुरू कर देती हैं। लेकिन लालची कलुआ को जब भूख लगती है वो मुर्गी को पकाकर खा लेता। धीरे धीरे करके उसके पास सिर्फ एक मुर्गी बची थी। बिलुआ रोज मुर्गियों के अंडे बेचकर पैसे कमाने लगता है। कलुआ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार बची हुई एक मुर्गी के पास जाकर देखता है कि उसने अंडा दिया या नहीं, लेकिन बेचारी भूखी प्यासी मुर्गी अंडा नहीं देती। मुझे लगता है कि पिताजी ने मुझे खराब मुर्गी दी है, तभी ये अंडे नहीं देती हैं। आज रात को मैं बाजी पलट दूंगा। मैं अपनी मुर्गी बिलुआ की मुर्गी से बदल दूंगा। अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को सबके सोने के बाद वो बिलुआ की एक मुर्गी निकालता है और अपनी मुर्गी उसके जाल में रख देता है और फिर वो खुशी खुशी सोने चला जाता है और अपने आप से कहता है, ये हो गया जादू। सुबह ये मुर्गी अंडे देगी, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। धीरे धीरे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। 1 से 2, 2 से 3 करते करते मेरे पास 100 मुर्गियां हो जाएंगी और फिर पिताजी को पता चल जाएगा कि जायदाद मेरे को ही देनी चाहिए। सुबह उठने पर कलुआ देखता है कि मुर्गी ने एक अंडा दिया है। अंडे को देखते ही उसे लालच आने लगता है। ऐसा करता हूँ, इस अंडे का ऑमलेट बनाकर सबसे पहले मैं ही खा लेता हूँ। जब मुर्गी कल अंडा देगी तो उसे बचा कर रख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। कलुआ फटाफट अंडे का एक बढ़िया ऑमलेट तैयार करता है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। ऑमलेट की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ, फिर जी भर के खाऊंगा। उसी समय अंतरिक्ष से मंगरेला ग्रह के राजा पृथ्वी लोक के दर्शन करने अपने विमान से धरती की तरफ आते हैं। उन्हें कलुआ के ऑमलेट की गंध आती है। यह किस चीज की इतनी स्वादिष्ट महक आ रही है? मैंने इतनी तरह का भोजन खाया है पर इतनी स्वादिष्ट सुगंध तो कभी नहीं आई। जरा पता लगाओ यह क्या है। सैनिक विमान से नीचे देखते हैं तो उन्हें कलुआ के घर के आंगन में चूल्हे पर रखा हुआ ऑमलेट दिखता है। वो ऑमलेट लेकर महाराज के पास चले आए। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। आज के बाद तो मैं बस यही खाऊंगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं वापस मंगरेला नहीं जाऊंगा। सैनिक, पता लगाओ ये चीज बनती कैसे है। दूसरी तरफ जब कलुआ का ऑमलेट गायब हो जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है और अगले दिन मुर्गी के फिर से अंडा देने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ मंगरेला ग्रह के सैनिक ऑमलेट का रहस्य पता करने के लिए कलुआ के घर के पास छुप जाते हैं और अगले दिन जब मुर्गी फिर से अंडा देती है वो ध्यान से देखते हैं। कलुआ फिर से अंडे का ऑमलेट बनाता है और कहता है, कल मैंने ऑमलेट बनाया तो न जाने कौन सा चोर उसे चुरा कर ले गया। आज तो मैं पहले ऑमलेट खाऊंगा, उसके बाद कोई काम करूंगा। कलुआ ऑमलेट खाने ही जा रहा होता है कि उसकी मुर्गी फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कलुआ ऑमलेट रखकर फिर मुर्गी को देखने अंदर जाता है। इतनी देर में मंगरेला ग्रह के सैनिक उसका ऑमलेट लेकर बारात के पास चले जाते हैं और फिर अपने महाराज के पास जाकर बताते हैं, महाराज, कुकड़ू को बोलने वाले चलते फिरते यंत्र से यह सफेद गोले निकलते हैं जिनसे यह पकवान बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, क्यों ना इस यंत्र को ही मंगरेला ग्रह ले चलें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऑमलेट के साथ मुर्गी को भी गायब देख कलुआ सोचता है कि उसके भाई बिलुआ ने उसे धोखा दिया है और उसकी मुर्गी चुरा ली है।
दोनों की बहुत लड़ाई होती है। दूसरी तरफ मंगरेला ग्रह के सैनिक मुर्गी को महाराज के सामने रखते हैं। मुर्गी तुरंत एक अंडा देती है। महाराज, इस गोली से पकवान बनाना तो यह पृथ्वीवासी ही जानता है। लगता है हमें उसे भी पकड़ कर लाना पड़ेगा। कलुआ रात में अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। कि मंगरेला की सैनिक उसे अपने विमान पर बैठा कर ले जाते हैं। महाराज कलुआ से कहते हैं, सुनो पृथ्वीवासी, तुम इस यंत्र से निकलने वाले सफेद गोलों से जो खाने की चीज बनाते हो वह बनाकर दिखाओ, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। छोटे छोटे अंडे और इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर कलुआ घबरा जाता है और कहता है, देखिए महाराज, हम पृथ्वीवासी छोटे कद के होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की मुर्गियाँ भी छोटी छोटी होती हैं और छोटे छोटे अंडे देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुर्गी के अंडे का ऑमलेट खा सकें, तो आपको अपने ग्रह में मुर्गी पालन करना होगा। आपके यहाँ का खाना खाकर बड़ी हो जाएगी। हम मुर्गी पालन करने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें क्या करना होगा। जब तक हमारे ग्रह पर मुर्गियां नहीं आ जाएंगी, तब तक आपको यही रहना होगा। बेचारा कलुआ मरता क्या न करता, वहीं रहकर मुर्गी को ज्यादा दाना पानी खिलाने लगा। धीरे धीरे मुर्गी का आकार बड़ा होने लगा और एक दिन मुर्गी ने 5 फीट का अंडा दिया। कलुआ ने महाराज को ऑमलेट बनाकर खिलाया। महाराज बहुत खुश हुए और बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं पृथ्वीवासी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके ग्रह की मुर्गी का एक अंडा चाहिए। 1 घंटे में मैं सारे शहर को ऑमलेट बनाकर खिला सकता हूँ। सिर्फ एक अंडे से ही मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि पिताजी मेरी बुद्धि को मान जाएंगे। कलुआ मंगरेला के महाराज से अंडा लेकर अपने तहखाने में छुपा देता है। कुछ दिन बाद उसमें से मुर्गी निकलती है। कलुआ मुर्गी का बहुत ध्यान रखता है। धीरे धीरे मुर्गी बड़ी होने लगती है और 12 फीट की हो जाती है। एक दिन मुर्गी 5 फीट का अंडा देती है। कलुआ उस अंडे का एक बड़ा सा ऑमलेट बनाता है और गांव के जमींदार को वो ऑमलेट खिलाने के लिए आमंत्रित करता है। जमींदार ने जब इतना बड़ा और स्वादिष्ट ऑमलेट खाया तो बोला, जिस मुर्गी के अंडे का यह ऑमलेट है, वह मुर्गी खुद कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। मैं वह मुर्गी खाना चाहता हूँ। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह मुर्गी मेरी आमदनी का एकमात्र जरिया है। जमींदार ने सोचा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और इस मुर्गी वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे मना करे। चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तुम्हें उस मुर्गी के बदले 100 मुर्गियाँ दूंगा, लेकिन मुझे उस मुर्गी का मांस खाना है। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा कि वो रातों रात जाकर कलुआ की मुर्गी चुरा लाएं। मुर्गी की आवाज कुकड़ों को इतनी भयंकर थी कि जमींदार के आदमी डर रहे थे। अरे, इसने मुर्गी पाली है या डायनासोर? इतनी भयानक आवाज आ रही है, पर मुर्गी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। लगता है ये आवाजें नीचे से आ रही हैं। चलो चलकर तहखाने में देखते हैं। जब वो तहखाने पहुँचे तो इतनी बड़ी मुर्गी देखकर उनके होश उड़ गए। मुर्गी ने भी जब अजनबी लोगों को देखा तो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे कुकड़ू चिल्लाते हुए भागने लगी और भागते भागते आदतानुसार सड़क पर पड़ी इधर उधर चीजें भी खाने लगी, जिससे जमींदार के घर पहुँचते पहुँचते वो वापस पृथ्वी ग्रह की मुर्गी बन गई। जमींदार ने मुर्गी को पकड़ा और तुरंत पकाने को दे दिया। वाह, अब जाकर मुझे चैन मिला। वो स्वाद लेकर मुर्गी को खाने लगा। जमींदार मुर्गी खाकर शांति से सो गया। अचानक उसके पेट में से कुकड़ू आवाज आने लगी। अंतरिक्ष में पैदा होने के कारण मुर्गी के हर टुकड़े से कुकड़ू की आवाज निकल रही थी।
अब जमींदार जहाँ भी जाता उसके शरीर के अंदर से मुर्गी की आवाज आती रहती थी और लोग उसका मजाक बनाते थे। कलुआ, मुझे माफ कर दो और इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा। तुम्हारी मुर्गी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। यह तो मेरे पेट के अंदर जाने के बाद मेरे पेट के अंदर से बोलती रहती है। मैं आपको ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। अरे मैं परेशान हूँ, तुझे वादे की पड़ी है। बोल क्या वादा करना है, मैं तुझे लिख कर दे देता हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी गौशाला और खेत मेरे नाम कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ला, मैं साइन कर देता हूँ। मेरा रघुपुर का 15 एकड़ खेत और रघुपुर की गौशाला तेरी हुई। बस तो मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। लेकिन अगर आपने ठीक होने के बाद यह सब मुझसे वापस ले लिया तो मैं क्या करूँगा? अरे कलुआ बेटा, मुझ पर विश्वास कर, मेरी जान पर बनी हुई है। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत संपत्ति है। मैं रघुपुर की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यह सब तेरी हुई। तू कहे तो तुझे यहाँ का जमींदार बना दूं। ठीक है जमींदार साहब, मुर्गी को निकालने के लिए तो आपको गांव के वैद्य से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर गांव का वैद्य तो तुम्हारा बाप ही है। वह तो बूढ़ा हो गया है, भला वह मेरा ऑपरेशन कैसे कर पाएगा? देखिए जमींदार साहब, हमारे पिताजी को मुर्गियों की बोली भी आती है। वह आपके पेट की मुर्गियों से बात करेंगे तो शायद बात बन जाए। कलुआ अपने पिता के पास गया और सारी बात अपने पिता को बताई। वाह बेटा, तू सबसे ज्यादा चालाक निकला। तूने तो अपने लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। चल जमींदार के पास चलता हूँ और उसकी समस्या को दूर करता हूँ। रत्नो मुर्गियों का खाना लेकर जमींदार के सामने बैठ जाता है और मुर्गी की आवाज में उससे बात करता है। कुमकुम कुरकुरे कुमकुम। रत्नो की भाषा में उसे बाहर आने को कहता है और बोलता है कि वो उसे बढ़िया खाना देगा। वो डकार के साथ जमींदार के पेट से बाहर आ जाए। मुर्गी तैयार हो जाती है। रत्नो जमींदार को एक काढ़ा पिलाता है। काढ़ा पीते ही जमींदार जोर से डकार लेता है और डकार के साथ ही मुर्गी बाहर निकल आती है और रत्नो के लाए खाने को खाने लगती है। रत्नो, तुम नहीं होते तो मैं तो पूरी उम्र कुकड़ू करता रह जाता। धन्यवाद रत्नो भाई। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। कोई बात नहीं, उन मुर्गियों को खोकर ही सही, पर तुमने वह सबक सीख लिया है जो मैं सिखाना चाहता था। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। रत्नो कलुआ को माफ कर देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।